चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप बात लिख लीजिए, फ्लॉज ऑफ या ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, या मिसिंग पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, सेकंड को वही बोलते हैं हॉटर कोल्डर वाला, कि हॉट से कोल्ड की तरफ ले जाना है, तो कोल्ड से हॉट की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करना है, हीट ट्रांसफर। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, does not explain direction of flow of energy। किस तरफ से किस तरफ एनर्जी जाएगी, हीट जाएगी, इसके बारे में कोई बात नहीं। does not explain process is spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की। हाँ लिखवा रहे। हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरा डाल लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या लिखेंगे, प्रोसेस which occur process which occur by itself, process which occur by itself or by small initiation। नॉन स्पॉन्टेनियस में लिखिए, प्रोसेस for which external driving force, process for which external driving force or external agency is required। ठीक है, समझ तो चुके ही हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेंगे तो याद रहेगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल में dissolution of sugar in water।
डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा इनिशिएशन कब देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, तो इसके लिए एक बार आपको स्मॉल इनिशिएशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल में लिखिए, flow of heat, flow of heat from colder body, heat flow from colder body to hotter body। दूसरा लिख लो, फ्लो ऑफ, फ्लो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना है तो उसको क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने को पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सरफेस टू हायर सरफेस। हाँ, कुछ और लिखें, पंपिंग ठीक है, पंपिंग भी लिख सकते हैं, पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सरफेस टू हायर सरफेस। pumping of water from lower surface to higher surface। लोअर और हायर सरफेस का मतलब हाइट से रिलेटेड है ना, समझ तो रहे हैं आप ऑनलाइन? अरे क्लास के शुरू में कहाँ थे आप? ठीक है, स्पॉन्टेनियस वाले कॉलम में एक पॉइंट और लिख लो, कॉलम बंद कर दिया क्या, एक पॉइंट और लिख लीजिए, process which takes place itself, ये तो लिख चुके हैं पर फिर लिख लो, और has an urge, urge, or tendency to takes place, मतलब उसमें खुद से ही टेंडेंसी है कि वो प्रोसेस होगा ही होगा। टेंडेंसी टू टेक्स प्लेस मतलब ये है कि आपका उसको होना ही है, उसमें टेंडेंसी है, हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखें तो वो नहीं हो रहा हो, लेकिन उसमें टेंडेंसी पूरी है कि वो प्रोसेस होगा। ठीक है, जो होता है उसको बोलते हैं फिजिबल, जो नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन फिजिबल। ठीक है, तो फिजिबिलिटी को बताएगा, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, और एग्जांपल लिखेंगे, जैसे लिख लो स्पॉन्टेनियस में और एग्जांपल लिख लो, क्या हुआ, अलग से हेडिंग डाल के लिख लो स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल। हाँ, और लिख लो H2 plus I2 gives 2HI, स्पॉन्टेनियस में और एग्जांपल लिख लीजिए,
H2 प्लस I2 gives 2HI। एक कंटेनर लिया, उसमें हाइड्रोजन लिया और आयोडीन गैस ली, कुछ नहीं करना है, कंटेनर में डाल दिया, अपने आप रिएक्ट करेंगे और HI बना लेंगे। ये I2 जो होता है ये वायलेट कलर का होता है, ठीक है। और जैसे ही इसको मिक्स करेंगे HI बन जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा और आयोडीन का वायलेट कलर डिसअपेयर हो जाएगा। वायलेट कलर डिसअपेयर इमीडिएटली। हाँ, आयोडीन के क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं। तो आयोडीन को जैसे ही हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया तुरंत रिएक्ट कर जाती, कुछ ना टेम्परेचर देना है ना उसको मिक्स करना है, कुछ नहीं, कंटेनर में डाला, दोनों तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि इनमें टेंडेंसी होती है एक दूसरे से रिएक्ट करने की, और प्रोसेस तुरंत हो जाता है, वायलेट कलर गायब हो जाएगा, या अगर हाइड्रोजन का अमाउंट कम है तो वायलेट कलर फेड हो जाएगा, हल्का होने लगेगा, मतलब तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये भी क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको देना पड़ता है इनिशिएशन, तो उसमें लिख लीजिए, इसी में दूसरा एग्जांपल लिखिए, नीड्स सम इनिशिएशन, स्पॉन्टेनियस में ही दूसरा एग्जांपल लिखिए, नीड्स सम इनिशिएशन। H2 plus half O2 gives H2O। स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल हैं जिसमें थोड़ा सा इनिशिएशन चाहिए। H2 plus half O2 gives H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हैं, आपस में मिलकर के अपने आप वाटर नहीं बना रहे हैं, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ेगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाते हैं और वाटर बना लेते हैं। थोड़ा सा इनिशिएशन देना पड़ा, नोट कर लिया। कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिख लो ड्राइविंग फोर्स की डेफिनेशन। ड्राइविंग फोर्स समझ तो गए ही हैं, लेकिन लिख लीजिए। ड्राइविंग फोर्स, व्हीकल को नहीं चलाना है, किसको क्या करना है, केमिस्ट्री में प्रोसेस को कराना है। फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर force which is responsible for spontaneity of process, force responsible for spontaneity of process, प्रोसेस को कराने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। जैसे नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना है तो पंप लगाएंगे, तो पंप क्या करेगा, पंप का जो भी पावर है वो कैसे काम करेगा, ड्राइविंग फोर्स की तरह, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई टेस्ट, हम टेस्ट पेपर बनाते हैं और आपको बोलते हैं देने के लिए और आप नहीं देना चाहते हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा, ड्राइविंग फोर्स, लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ेगा, है ना, तब आप टेस्ट दोगे, ठीक है। बात कुछ समझ में आई, थोड़ा थोड़ा और समझे, चलिए थोड़ा और समझिए। देखो, जैसे मान लो सपोज एक सिचुएशन है, कौन सी वाली डिस्कस करें,
फिजिक्स में आप पढ़ोगे, इस पे बेस्ड फिजिक्स में आप पढ़ोगे कुछ नहीं, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे एक इंजन पढ़ेंगे, लिखते हैं कार्नोट और प्रोनाउंस करते हैं कार्नो। पढ़ लिया है? थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा अभी? चलो अच्छा। क्या पढ़ेंगे? कार्नोट इंजन, कार्नोट नहीं बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? कार्नो। ठीक है, ये इंजन पढ़ेंगे। इसमें क्या है, स्पेशलिटी क्या है? पहली बात तो इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है? 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। 4 प्रोसेस में पहला, सबसे पहला जो होता है वो आइसोथर्मल होता है। दूसरा जो होता है वो एडियाबेटिक होता है। तीसरा जो होगा वो आइसोथर्मल होगा, साइक्लिक प्रोसेस होता है इसमें, है ना। और चौथा जो होगा वो भी क्या होगा? एडियाबेटिक। ठीक है, पहला वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इस कार्नोट इंजन, देखो केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाता है। कार्नोट इंजन की पूरी जो आप जो फिजिक्स है वो पूरी कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। उसमें पूछा भी जाता है खूब, इफिशियंसी वगैरह, सोर्स टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर पे मेंस में सवाल रहता है। हाँ, 2 प्रोसेस हो रहे हैं ना, 4 प्रोसेस हो रहे हैं। हाँ तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। फिर उसके बाद पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर कंटिन्यूएशन में सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं? एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का मतलब ऑनलाइन क्लास। प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, और एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम। ठीक है, गैस को पुश किया जा रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम, और गैस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम को निगेटिव या पॉजिटिव? केमिस्ट्री में बाय द सिस्टम नेगेटिव और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव वर्क लेते हैं। ठीक है, हीट अगर सप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, हीट अगर बाहर निकलेगी, रिजेक्ट करेगा सिस्टम, तो क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे होते हैं, कार्नो साइकिल कैसे बनाते हैं, इसकी साइकिल कैसे बनाते हैं? ऐसा कुछ होता है, ऐसा सा, कैसा सा होता है? ऐसा। ये दिखाया क्या जा रहा है? ये पहला है, ये दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा है, ये चौथा। इसको थोड़ा ऐसे दिखाएं तभी तो वॉल्यूम कम होगा। इसको हमने सीधा दिखा दिया ना, वॉल्यूम को कम करना है ना, ये चौथे वाले को थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, तभी तो वॉल्यूम कम होगा। इधर से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम, वॉल्यूम इधर कम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड वाला कौन सा है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थर्ड वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन। फोर्थ वाला एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये क्या है? कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं, कार्नो इंजन की बात कर रहे हैं। तो इस कोई भी इंजन हो, कार्नो इंजन हो या कोई भी इंजन हो, उसमें होता क्या है बेसिकली देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये रहा अपना इंजन, ठीक है। अब आपका यहां कोई सोर्स है, ठीक। सोर्स से ये लेगा हीट, एनर्जी लेगा, ठीक।
इस इंजन को क्या करना है, वर्क करना है। क्या करना है इसको, वर्क करना। ठीक, जैसे मान लो इसने 100 जूल हीट ली, बाहर वाले सोर्स से ये क्या कर रहा है, 100 जूल हीट ले रहा है। ठीक, वर्क करना है इसको, तो आइडियली तो क्या होना चाहिए था कि 100 जूल का क्या करना चाहिए था, 100 जूल वर्क में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या करता है, कुछ टेम्परेचर बाहर की तरफ निकालता है, कुछ हीट बाहर की तरफ निकालेगा। ठीक है, तो जहां बाहर की तरफ हीट निकल रही है उसको बोलते हैं सिंक। ये सोर्स है और ये क्या है, सिंक। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा हाई, और सिंक का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, लो। ठीक, अब देखो दूसरी बात समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो 100 जूल हीट दी गई है ना, सिंक को मान लो इसने 20 जूल दे दिया हीट है, और वर्क कर दिया इसने 60 जूल। वर्क क्या कर दिया, 60 जूल। अब 60 और 20 की कैलकुलेशन से 80 का हिसाब किताब मिला, 20 का मामला गायब है। तो वो जो 20 होती है, जो 20 एक्स्ट्रा रह गई 20 जूल, ये जो 20 जूल होगा ये क्या करता है, ये सिस्टम की रैंडमनेस को बढ़ाता है। रैंडमनेस समझते हैं, रैंडमनेस समझते हैं। जैसे मान लीजिए इरेगुलरिटी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल टर्म्स में इसको क्या बोल सकते हैं, इरेगुलरिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें इस क्लास में 25 स्टूडेंट को बैठाना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से 5 लाइन बना दी गई, उसमें 5-5 सिस्टमैटिक तरीके से बैठा दिए गए। ठीक, और वही 25 बैठाने हैं, कहीं पे 2 का गैप दे दिया गया, कहीं पे 1 का गैप दे दिया गया, कहीं पे 4 का गैप है, और कहीं पे एक साथ 10 बैठा दिए गए, तो वो क्या हो जाएगा, अलग वैसा सिस्टम लगेगा ना जो जिसमें रेगुलरिटी नहीं दिखेगी, कोई डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है, तो वहां पे बोलते हैं कि रैंडम सिस्टम हो गया, कैसे भी किसी को बैठा दिया गया। तो ये जो रैंडमनेस होती है, इसी को एक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको डिफाइन करते हैं एंट्रोपी से। किसी सिस्टम की रैंडमनेस का मेजरमेंट जो किया जाता है उसको किससे करते हैं, एंट्रोपी से। रैंडम सिस्टम है इसका मतलब उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, और जिसमें रैंडमनेस कम है उसकी एंट्रोपी कम है। तो क्या मतलब है, 100 सोर्स ने दिया था, इसको वर्क 100 करना चाहिए था, 20 इसने सिंक को दे दिया, किसी रिजर्वायर को, किसी सिंक को दे दिया 20 जूल, 80 जूल वर्क दिखना चाहिए था, 60 जूल वर्क दिख रहा है। 20 इसने क्या किया, सिस्टम की रैंडमनेस को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए इसने यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब क्या है कि इंजन कोई भी कंप्लीटली इफिशिएंट नहीं होता है, कि 100 जूल बाहर से उसने कोयले से एनर्जी ली, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का इंजन है, कोयले से उसने 100 जूल लिया तो 100 जूल वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, आइडियल आप बोलो तो आइडियल भी इतना आइडियलिटी को मैच नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बाहर रिजेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ सिस्टम की रैंडमनेस को इंक्रीज करने में यूज करेगा। क्लियर है यहां तक बात। इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला बस याद रखना है, यहाँ पूछा नहीं जाता, फिजिक्स में आप अच्छा खासा याद भी करोगे, मैं लिखवा दूंगी फिर भी। चलो अब लिखो एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी लिख लो, उसके बाद आपको सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट बता देते हैं, और उसके उसके जो फॉर्मूला होंगे एंट्रोपी से रिलेटेड, सेकेंड लॉ के जो भी फॉर्मूला है सेकेंड और थर्ड लॉ के, उनका डेरिवेशन कोई नहीं बता रही हूं मैं,
entropy. It is measure of randomness of system. randomness को बताता है, डिनोटेड बाय एस, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है. स्टेट फंक्शन कह सकते हैं. वैसे अगर बहुत हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं, ना स्टेट ना पाथ, हर पॉइंट पे चेंज होती है तो पॉइंट फंक्शन कहते हैं. स्टेट कह देते हैं, लेकिन वैसे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जब इसका बहुत ज्यादा एलिबरेट करके यूज करेंगे आप, तब वहां पे आप इसको बोलेंगे पॉइंट फंक्शन, ठीक है. लेकिन अपने लेवल पे स्टेट और पाथ के अलावा कोई चीज डिफाइन नहीं की जाती, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन. एस का कैलकुलेशन टफ है, अगर एस निकालना है तो टफ है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं, जैसे डेल्टा यू कैलकुलेट करते थे ना, वैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस. और चेंजेस जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए डेल्टा एस भी निकालने की, डेल्टा एस लिखते हैं, बट अगर एक्सपेरिमेंटली देखें हम तो बहुत छोटे चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे चेंजेस का कैलकुलेशन करते हैं तो डीएस ही निकालते हैं, ठीक है, डीएस निकालते हैं, ठीक. अगर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल टू, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल बाई टी. टी है टेम्परेचर एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, और क्यू रिवर्सिबल है एनर्जी गिवन और विड्रॉ फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है. अगर हीट को ले लो, यूनिट क्या कह सकते हो, जूल पर केल्विन बोल सकते हो, हीट को अगर जूल में ले लो तो जूल पर केल्विन यूनिट हो सकती है. ठीक है. अब देखो, अब एग्जांपल समझते हैं. जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सॉलिड का एग्जांपल ले लो, लिक्विड है कोई और गैस है, इसको कंपेयर करना है कि किसमें एंट्रोपी ज्यादा है और किसमें एंट्रोपी कम है. इसकी एंट्रोपी को बोला एस एस, इसको बोला एस एल, इसको बोला एस जी. ठीक है. अब सिस्टम को देखने से आपको क्या पता चलेगा कि भाई अगर कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, अच्छी वाली पैकिंग होती है ना. यहाँ पे पैकिंग का मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सिस्टमैटिक अरेंज होते हैं सॉलिड में. तो जहां पे भी सिस्टमैटिक सिस्टम हो गया वहां पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, रेंडमनेस तो होगी नहीं. जितने पार्टिकल्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली पैक्ड अरेंज्ड हैं, तो रेंडमनेस होगी नहीं. रेंडमनेस नहीं है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम होगी. इसके कंपैरिजन में अगर लिक्विड देखो तो लिक्विड के लिए हम बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं सॉलिड के लिए
कि आपका शेप जो है और वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप क्या होगा, कंटेनर का ले लेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स थोड़े से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है यहाँ पे। और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, एकदम रैंडमनेस भरी हुई है। सॉलिड में जितना एक जगह पे बैठे हुए हैं, पैक है, गैस में क्या है, दूर दूर हैं और एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लिक्विड में इंटरमीडिएट होगी और सॉलिड में कम होगी। ये बात सबको क्लियर है, यस और नो? तो कोई सिस्टम इस तरीके से दिया हो तो आप एंट्रोपी को देख सकते हैं, किसकी ज्यादा हो रही है किसकी कम हो रही है। ऑनलाइन, ठीक। अब देखो, मान लो कोई रिएक्शन आप कराते हो, रिएक्टेंट आपके सॉलिड है और प्रोडक्ट बन गए गैसियस, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। पहले सॉलिड था रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना लिया, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट गैसियस बन गए, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एग्री करते हैं? तो जैसे मान लो एक ये रिएक्शन है, रिएक्शंस में कैसे देखेंगे, हमें तो रिएक्शंस की बात करनी है मेजर वे में, रिएक्शंस की अगर बात करो, ठीक है। तो जैसे मान लो CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड है, इसको हीटअप कर दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन गया और CO2 गैसियस बन गया। रिएक्टेंट में केवल सॉलिड थे, प्रोडक्ट में सॉलिड भी हो गया, उसके साथ साथ एक क्या आ गई, गैस भी आ गई। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट साइड की एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बढ़ेगा, मतलब रिएक्टेंट की एंट्रोपी कम होगी और प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा होगी। ये बात समझ आती है सबको? ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आप चेंज निकालना चाहो तो चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज तो ऐसे ही निकालते हैं, वेलोसिटी चेंज कोई भी चेंज हो कैसे निकालते हैं, अगर डेल्टा एस निकालना है तो क्या होगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो फाइनल में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, गैस बन रही है, तो फाइनल की एंट्रोपी ज्यादा है, SP माइनस SR, SP की वैल्यू ज्यादा है SR की वैल्यू से, तो डेल्टा S कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान लो प्रोडक्ट की एंट्रोपी आ गई 50 और रिएक्टेंट की एंट्रोपी है 20, तो 50 माइनस 20 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब अगर शुरू में सॉलिड था बाद में गैसियस बन गए तो क्या बन जाएगा, एंट्रोपी पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि प्रोसेस होने में एंट्रोपी बढ़ रही है, एस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, ठीक। अब मान लो कोई रिएक्शन आपको ऐसा दिया जिसमें सब गैसियस हैं, सारे के सारे गैसियस, तब हम लोग कैसे देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस रिएक्शन में प्रोडक्ट के कितने गैसियस मोल्स हैं और रिएक्टेंट के कितने गैसियस मोल्स हैं। अगर प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स ज्यादा हो जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, और अगर रिएक्टेंट के ज्यादा होते हैं तो क्या बोलेंगे, एंट्रोपी कम हो रही है। जैसे मान लो इसी को हम बोले, यही रिएक्शन H2 प्लस I2 गैस बन रहा है 2HI, ठीक है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस, ठीक। अगर इस सिस्टम में हम बोले, इस रूल को लगाते हुए अगर हम बोले, वैसे सिस्टम की एंट्रोपी सेकेंड लॉ यही कहता है
कि किसी भी कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है उसकी या पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी धीरे धीरे इंक्रीजिंग होती है। सेकेंड लॉ यही कहता है एंट्रोपी बढ़ती ही रहती है, ठीक। पर अगर ये रूल लगाएं हम तो इसके मोल्स 1 है, इसके मोल्स 1 है और इसके मोल्स क्या है 2, ठीक है। तो गैसियस मोल्स अगर रिएक्टेंट के देखें, रिएक्टेंट के अगर गैसियस मोल्स देखें, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बोले, कौन मैसेज कर रहा है मुंह से बोलो, और गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर बोले तो आप क्या देख रहे हो, रिएक्टेंट के कितने मोल्स थे 2, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स थे 2, और रिएक्टेंट के कितने थे, रिएक्टेंट के भी तो 2 ही थे, 1 + 1 गैसियस मोल्स देखने हैं टोटल, तो 2 ही हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एस क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा एस हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कौन है क्या ये जल्दी, क्या हुआ, तो मुंह है ना, बोलो, आ रहे हैं अभी हम तुम्हारे घर, बता रहे हैं किससे लिखते हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं अभी शाम को आ रहे हैं तुम्हारे घर मिलने, मम्मी मम्मी पापा तुम्हारे फ्री हो जाएंगे, तुम मत होना। मुंह बंद रखो, जब इस्तेमाल करना हो तभी हैंड रेज ना करो, मुंह से बोलो। चलो नेक्स्ट प्रोसेस लिखो, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो भैया, एंट्रोपी का PCl5 गैस क्या हो रहा है, PCl5 गैस बनाता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। चलो डेल्टा एस का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल्टा एस कैसा होगा, कोई दिक्कत, नोट कर लो। अच्छा देखो, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और ये थे ना, उस तरीके से इतने सारे एंथैल्पी नहीं है, लेकिन एंट्रोपी 3 प्रोसेस की हम लोग कर सकते हैं फेज ट्रांजिशन में। वो किसकी किसकी बात कर सकते हो तुम, 3 की बात कर लो, किसकी बात कर ले, 3 प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एक पहला ले लो फ्यूजन, दूसरा प्रोसेस ले लो वेपराइजेशन, और तीसरा प्रोसेस ले लो सब्लिमेशन, ठीक है। तो अगर डेल्टा एस लेते हो फ्यूजन का तो क्या हो जाएगा Q/T, टेम्परेचर कौन सा लेंगे, फ्यूजन टेम्परेचर कौन सा होता है, किस टेम्परेचर पे फ्यूजन होता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, जितनी हीट चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो प्रोसेस हो रहा है। अगर डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन लिखना है
वेपराइजेशन जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, तो बीपी लिख सकते हो और यहाँ पे क्यू लिख दिया। अब इस क्यू को डेल्टा एच भी लिख सकते हो आप। क्यू को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ? 5 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, चार्टर लगेगा अभी? चलो, नेक्स्ट लिखो डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन। डेल्टा एच ले लीजिए सब्लिमेशन का, डिवाइड कर दीजिए जिस टेम्परेचर पे वो प्रोसेस हो रहा हो। सिंपल, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, काम नहीं है कोई, ठीक है। चलो भैया, हो गया। क्वेश्चन लिखिए, एंट्रोपी पे 2 सवाल कर लीजिए, फिर सेकेंड लॉ। हाँ भूवी, अच्छा, तुम लोग भी नोट करते हो क्या, ऑनलाइन वाले भी? कभी कभी कर लो भाई। तुम काम की बात बोला करो अंशुल, बोलने की जरूरत नहीं है। अंशुल की तुम ही पूरी कर दोगे। लिखो, प्रेडिक्ट द साइन, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी बताना है। प्रेडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस का साइन बताना है आपको, ठीक है। प्रोसेस लिखिए, H2, H2 कन्वर्टेड इनटू H2। सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। H2 कन्वर्ट हो रहा है H2 में ही। पहले वाले H2 के बगल में लिखिए 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। दूसरे वाले में लिखिए 298 केल्विन एंड 10 atm प्रेशर। प्रेशर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर सेम है पर प्रेशर क्या कर दिया गया, बढ़ा। सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। बोलो भैया। लास्ट टर्न पे एक चीज इसको वैसे उससे सोचना भी नहीं है। लास्ट टर्न पे आपको एक चीज बताई थी, आइडियल इक्वेशन। जब कोई चीज ना समझ में आए तो उससे सोचनी है, लेकिन इसको आप ऐसे ही सोच सकते हो, इसको जरूरत नहीं है। पलक बताओ नेगेटिव कैसे आएगा? तो वॉल्यूम से क्या होगा?
वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, रेंडमनेस कैसे कम होगी, एक्सप्लेन। पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा। वेरोनिका, कुछ भी है। हाँ वेरोनिका बताओ। तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है लगता है, भूवी ट्राई। कैसे कैसे? हम्म। अच्छा, मोल से रिलेट कर रही। मोल्स नहीं चेंज कर रहे हैं, H2 का जो सैंपल लिया वही सैंपल है। सोचो आराम से, क्या सोचना था। ये हाइड्रोजन गैस थी, पहले 1 atm प्रेशर था, अब कितना प्रेशर लगा दिया, 10 atm। 10 atm में कंप्रेशन तो होगा ना गैस का, गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होगी तो मॉलिक्यूल और पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो लिक्विड बनने के चांसेस होंगे। अगर लिक्विड बनता है या नहीं भी बनता है तो टेंडेंसी तो लिक्विड बनने की हो जाएगी ना, इतना प्रेशर लगा दिया तो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं तो रैंडमनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पहले प्रोसेस 1 atm पे था, अब प्रोसेस 10 atm पे। तो ये क्या है, आपका प्रेशर आपने बढ़ा दिया, रैंडमनेस कम हो गई। पहले फैले हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे, अब इतना प्रेशर लगा दिया एक जगह, कंप्रेस हो। नहीं, ऐसा हर जगह नहीं कह सकते, अभी बताएंगे और एग्जाम। यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर को क्या कर दिया, हाई, तो रैंडमनेस अपने आप क्या हो गई, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। और फाइनल की एंट्रोपी कम है और शुरुआत की एंट्रोपी ज्यादा है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, एस फाइनल लेस है एस इनिशियल से, तो डेल्टा एस नेगेटिव, साइन क्या होगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे एक और बता दीजिए तो समझ जाएं कि आप समझ गए। हाँ, लास्ट नहीं, ये लास्ट लास्ट क्या लगा रखा है, लास्ट लास्ट क्या लगा रखा है, लिखो। H2O, अब इसको बताना एकदम सेम टू सेम है, H2O। H2O, यहाँ पे टेम्परेचर है 373 केल्विन और प्रेशर है 1 atm। अब इसको कन्वर्ट कर दिया, H2O टेम्परेचर कर दिया 573 केल्विन और प्रेशर उतना ही रखा है। डेल्टा एस का साइन बताना है, पॉजिटिव होगा, क्यों, प्रेशर तो उतना ही है पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं गैस को, सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और भागना शुरू चालू, ठीक है। तो यहाँ पे एस फाइनल की एंट्रोपी क्या होगी, एस इनिशियल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया सिस्टम को। गर्म होते ही इंसान क्या होता है, भागना शुरू कर देता है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो, इंसान नहीं, मतलब गलती से निकल गया, सब्सटेंस की बात हो रही, सब्सटेंस भागने लगेगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो रैंडमनेस फिर तो भागेगा, तो फिर कहीं भी भागेगा।
ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कहीं पे लिख दे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्रिस्टल बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। सॉल्यूशन से क्या बन रहा है? क्रिस्टल। तो क्या होगा डेल्टा एस? प्रेडिक्ट कर दीजिए जरा। पहले सॉल्यूशन था, अब क्या बना? क्रिस्टल। सॉल्यूशन कैसा था? लिक्विड। मॉलिक्यूल दूर दूर थे, भाग रहे थे। क्रिस्टल बन गया तो क्या बन गया? सिस्टमैटिक सिस्टम, सॉलिड। तो एंट्रोपी क्या होगी? सॉलिड की कम होती है और लिक्विड की ज्यादा होती है। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? सबको बात क्लियर है या नहीं है? बोल दीजिए जिसको नहीं है, जल्दी से, जल्दी से बोलिए। ऑनलाइन ऑफलाइन, जल्दी से बोलिए। ओ भाई, क्या है? बार बार नहीं, बार बार नहीं। बार बार एक ही बात पूछेंगे तो फिर पता है क्या होगा। लिखो भैया, 2-3 फॉर्मूला लिख लो, शायद ही काम आएंगे। एडवांस में ज्यादा पूछते हैं पर ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सराउंडिंग की रैंडमनेस और सिस्टम की रैंडमनेस दोनों को मिला करके आता है 0। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए ये होता है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इस पे बेस्ड बनाते हैं ना सवाल। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मेंस में क्या करेंगे? केवल ये पूछेंगे, हाँ, इसी पे स्टेटमेंट बना के। और एडवांस में क्या करेंगे? सिचुएशन दे करके क्वेश्चन बनाएंगे। इरिवर्सिबल के लिए क्या चेंज हो गया? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो होती है वो ज्यादा होता है 0 से। किसके लिए है ये? इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो आप समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इन जनरल में क्या लेते हैं? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। मतलब अगर कुछ नहीं दिया है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ इंडिकेशन नहीं है, या तो इक्वल भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन भी ले सकते हैं। इन जनरल जो प्रोसेस होते हैं उसमें ऐसा होता है कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। NO गैस से बन रहा है NO2 गैस। क्या सोचते हो, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? कुछ और नहीं दिया हुआ है।
कम हो सकती, कैसे? हम्म हम्म। देखो, जहां पे एटॉमिसिटी बढ़ जाए, यहाँ पे और कोई फैक्टर दिया नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, गैस है। दोनों के दोनों क्या है, गैस है। और दोनों के मोल्स भी क्या है, मोल्स क्या है दोनों के, सेम है। भाई ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। लेकिन अगर NO गैस की एटॉमिसिटी देखें तो एटॉमिसिटी क्या होती है, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी 2 आएगी और यहाँ पे एटॉमिसिटी 1 2 3। तो जहां पे एटम का नंबर, एटॉमिसिटी बढ़ रही है मॉलिक्यूल के अंदर और कोई डेटा अगर नहीं दिया है तो एटॉमिसिटी जहां पे बढ़ेगी वहां पे एंट्रोपी बढ़ेगी। एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। चलो भैया नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी में। इफ अगर ऐसा कोई केस आपको बना दिया जाए और CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 12 प्लस 14 कितना आएगा, कितना आएगा 28। अच्छा, और अच्छा जैसे मान लो ये केस हो आपका, मान लो आपको दे दिया गया CO, ठीक है, और एक तरफ दे दिया गया, दूसरी तरफ बन रहा है N2। हालांकि CO से N2 बनेगा कैसे, पर एक एग्जांपल ले लिया अगर हो रहा हो तो। वंश CO से क्या बन रहा है N2। अब एंट्रोपी के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे अगर देखो आप तो मोल भी सेम है, क्या? हाँ हाँ देखो आप, हाँ वंस चिल, मोल 1 है, लिखो आप, मोल 1 है और यहाँ पे भी मोल क्या है, 1 है। एटॉमिसिटी देखो तो इसकी भी 2 है और इसकी भी क्या है, 2 है एटॉमिसिटी, दोनों सेम है ना, दोनों चीजें। अब इसको कैसे कंपेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, अब तीसरा फैक्टर निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। क्या देख लें, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा उसकी एंट्रोपी, जो भारी है वो धीरे धीरे दौड़ेगा और जो हल्का है वो तेज दौड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मोल एटॉमिसिटी दोनों भी सेम हो गए तो अब क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट और एंट्रोपी क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे तो ये भी सेम है तो अब कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट भी तो सेम है, CO का कितना है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोई केस ऐसा बन नहीं रहा है, टेम्परेचर प्रेशर कुछ दिया नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि एंट्रोपी सेम। ये हमेशा नहीं है इस कंडीशन में, हा? वैसे जो चीज भारी होगी उसका एंट्रोपी कम हो जाएगा, रैंडमनेस कम कम भागेगा वो, और जो चीज हल्की होगी वो ज्यादा भागेगी। ठीक है, लिख लीजिए। अब इसको क्या लिखना है, इसी को लैंग्वेज में लिखाने जा रही थी पर क्या लिखना है, बात तो समझ आ रही ना कि मोल सेम है एटॉमिसिटी सेम है, तब क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। ठीक, चलिए आप कर ले रहे हैं, आपको आ रहा है, एंट्रोपी थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, लिखिए, एक डेफिनेशन लिख लो तो आप बाकी सब लिख लोगे।
देखो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखो। जो लोग लिख रहे हैं वो तो लिख लें। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, change in entropy, change in entropy when 1 mole of solid, change in entropy when 1 mole of solid converted into liquid at melting temperature या melting point, at melting point। अब फ्यूजन लिख लिया आपने तो वेपराइजेशन का भी कर लेंगे, सब्लिमेशन का भी कर लेंगे। वेपराइजेशन में 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करोगे गैस में एट बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन में क्या लोगे, 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस में। ठीक है, तो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए एक फॉर्मूला और, एक दो और हैं बस, इसके एंट्रोपी के फॉर्मूला खत्म हो जाएंगे। चलो 2 फॉर्मूला लिख लो, अपनी बात खत्म हो जाए। एंट्रोपी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है सिंपल वाला आएगा तो अलग बात है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 by T1 NR ln V2 by V1। ये किसके लिए लगाएंगे, इन्होंने गलत लिखा लगता है, सीपी और सीवी में चेंज कर दिया। और एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, अगर हमारे पास सीपी हो, क्या हो, सीपी, सही है सही। अगर हमारे पास क्या हो, सीपी, अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो ये वाला लगाएंगे, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो तो ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो तो सीपी वाला डेटा यूज करेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो सीपी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सीपी वाला लिख लो। एनसीपी यहाँ पे आ जाएगा, एनसीपी ln T2 बाई T1 NR ln P1 बाई P2। डिफरेंस क्या है, वहां पे V2 बाई V1 था, यहाँ पे क्या आ गया, P1 बाई P2। अच्छा सोचो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 P2 तो होंगे नहीं, मतलब P होगा ना, एक ही प्रेशर होगा, तो ये log 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। हाँ, कि फॉर्मूला ये है, उसमें सिचुएशन पुट की गई। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज निकालना है अगर तो आप निकाल लेंगे ऐसे, इसके नीचे लिख लीजिए
जिसको लिखना है वो लिख लो। आप तो लिख ही नहीं रहे हो ना, आपकी मर्जी। नहीं लिखने की जरूरत है, कर लेंगे इसी से आप। चलो एक सवाल और करो, फिर खत्म करो। डिसऑर्डरनेस हो गई, लिक्विड सॉलिड बता दिया आपको। एंट्रोपी लिख लिया है ना, तो इसी के साथ इफिशियंसी ऑफ लिख लीजिए, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला डाल लो, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, पर फिर भी लिख लो। फिजिक्स में पढ़ेगी तो फिजिक्स वाले सर तो बताएंगे। ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2। ये क्या है आपका? इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नो इंजन। ठीक है, अब हेडिंग डालो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे जो पढ़ा है बस उसी को लिखना है, इसमें अब कुछ करना थोड़ी है, कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं, खत्म करना। 6:30 तक की आपकी क्लास है। आप मैथ्स वाले सर से बात कर लीजिएगा, मेरी बात हुई है कि वो 5 बजे छोड़ते हैं तो मुझे 6:30 तक क्लास लेनी है। अब आप अपने डायरेक्टर सर से सीधे बात करिए, अब फिर वो बताएंगे, है ना आपको। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ चुके हैं, स्टेटमेंट जानना है उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया? ये क्या था? ऐसा डरा क्यों रहे हो आप लोग? स्टेटमेंट लिखो। पहले साइंटिस्ट है क्लासियस, क्लैशियस भी बोलते हैं कई लोग इनको, आपकी मर्जी है। क्लासियस स्टेटमेंट, नो प्रोसेस, नो प्रोसेस is possible whose sole result is the transfer of heat from body of lower temperature to a body of higher temperature। वर्ड टू वर्ड इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि कभी कभी लिख करके पूछ लेते हैं कि कौन सा क्लासियस का स्टेटमेंट है,
सेकेंड लॉ का, और कौन सा, केल्विन का है। तो क्लॉसियस ने क्या बोला कि भाई कोल्डर से हॉटर में ट्रांसफर हीट का पॉसिबल नहीं है। हो गया। हाँ हाँ, सेकेंड लॉ में दोनों ने दी। दूसरा लिखिए केल्विन स्टेटमेंट। ऑनलाइन वाले बच्चे जो नोट कर रहे थे, नोट कर पाए? मूवी कर लिया? नेक्स्ट लिखो, नो प्रोसेस इज पॉसिबल केल्विन वाले में, नो प्रोसेस इज पॉसिबल in which sole result is absorption of heat from reservoir and its complete conversion and its complete conversion and its complete conversion into work। ये वो जो इंजन से रिलेट करके बताया था, रिजर्वायर मतलब सोर्स से जितनी हीट लेगा पूरा पूरा इंजन वर्क में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ ले जाएगा रैंडमनेस में, कुछ ले जाएगा आपका वर्क में। तो कुछ करेगा वर्क और कुछ रैंडमनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास होती है ऑफ। अब आपकी लास्ट क्लास होगी थर्ड लॉ की और गिव्स फ्री एनर्जी की। हाँ